अच्छा जी, जो लोग ऑनलाइन मौजूद हैं उनको स्क्रीन अब नजर आ रही है? यस सर। ठीक हो गया। मैनेजिंग इंडेक्सेस। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे कि इंडेक्सेस होते क्या, कभी आप लोगों ने इस्तेमाल किए? मेमोरी एड्रेसेस और कंप्यूटर के अलावा कभी इंडेक्स इस्तेमाल किए? बुक के स्टार्ट में होते हैं। वेरी गुड। इसका मतलब है कभी किताब नहीं होती। कंटेंट्स क्या होते हैं? इंडेक्स का एंड में होता है। जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट में नहीं होता, स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। जो इंडेक्स होते हैं वो कहाँ होता है? एंड में होते हैं। फायदा क्या होता है इंडेक्स का? ठीक हो गया। जो इंडेक्स हमारे पास है और जिसमें एंड में होता है, उसका फायदा ये होता है कि उससे सर्चिंग आसान होती है। क्यों सर्चिंग आसान होती है, कोई बताएगा? ठीक हो गया। दोबारा आप रिपीट करेंगे कि क्यों सर्चिंग आसान है? आप किताब के अंदर क्या चीज इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं? स्पेसिफिकली जैसे डेफिनेशन है हमारे पास डिक्शनरी है और किसी वर्ड की डेफिनेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो एंड से पहले लिखेंगे कि उसका वर्ड लिखा हुआ तो पता है इस पेज पे जाकर उसकी डेफिनेशन है। हमें पूरी डिक्शनरी खोल के देखने से ज्यादा सारा इंडेक्स से देखिए, हमें पहली बात ये की है कि इंडेक्स से सर्चिंग आसान हो जाती है। क्यों आसान हो जाती है? हाँ, क्योंकि वो सॉर्टेड होती है। वो क्या होती है? सॉर्टेड होती है। बुक हमारे पास सॉर्टेड नहीं होती, वो टेबल ऑफ कंटेंट्स के मुताबिक चल रही होती है, जो तो उसकी तरतीब बनाई गई होती है। जब हमें कोई चीज़ ढूंढनी होती है, अगर वो सॉर्टेड हमें मिल जाए तो हमें बड़ी आसानी हो जाती है। सॉर्टेड होने के अलावा उसमें खास बात क्या है? सर ये कि हम डायरेक्ट डेटा पे जंप कर जाते हैं rather than के सारी चीजें सर्च करके जाएं। वेरी सारे गुड, नहीं करने जाना पड़ता। वेरी गुड। हमारे पास जहाँ पे सर्च करके वर्ड के ऊपर हम पहुंचते हैं, उसके आगे उसका एड्रेस पड़ा होता है। जो बुक के केस में उसका पेज नंबर होता है। जो बुक के केस में क्या होता है? और इंपॉर्टेंट, साइट साइज डज मैटर। बुक हमारे पास होती है 1000 सफ़ों की, इंडेक्स होता है 10 सफ़ों का। तो ऑब्वियसली पहले 1000 सफ़ों में कोई चीज़ ढूंढनी आसान है कि 10 सफ़ों में ढूंढनी आसान है? ऑब्वियसली 10 पेजेस में उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा क्या है? आसान है। तो 10 पेजेस के अंदर अगर आप उसे ढूंढेंगे तो आपको वो आसानी से मिल जाएगी। ऊपर से वो 10 पेजेस सॉर्टेड भी है, मज़ीद आसानी हो गई, और वहाँ से जाके आप नए डाटे को जाके उठा लेंगे। ठीक हो गया। इंडेक्स में से हम क्या करते हैं? डाटे को ढूंढते हैं और टेबल में से जाके डाटे को उठा लेते हैं, जिस एड्रेस के ऊपर हमें वो डाटा मिलता है। रिकॉर्ड के एड्रेस को क्या बोलते हैं, पहले ये बताएं। किसी भी रिकॉर्ड के एड्रेस को क्या बोला जाता है? पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ा, उसका क्विज भी ले लिया, उसके क्वेश्चंस भी आंसर कर दिए। सर रो आईडी। रो आईडी, वेरी गुड जी। तो जो रो आईडी हमारे पास है वो क्या होता है? एड्रेस ऑफ अ रिकॉर्ड होता है, जो 2 तरह के थे, एक्सटेंडेड था और एक क्या था? रिस्ट्रिक्टेड था। ठीक है, तो रो आईडी हमारे पास पड़ा होता है। इंडेक्स में क्या, अब क्या पड़ा होगा? अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स में मेरे पास पहले क्या होगा? जिस एट्रीब्यूट के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं? इंडेक्स। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं, मैं एनआईसी के ऊपर, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर के ऊपर मेरे टेबल में एनआईसी है, उसके ऊपर क्या लगा रहा हूं? इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या होगा? एक टेबल होगा जिसमें एनआईसी पड़ा होगा, रो आईडी और आगे उसका एड्रेस पड़ा होगा। इस एनआईसी में खास क्या बात होगी कि ये सॉर्टेड होगा। ये क्या होगा? सॉर्टेड पड़ा होगा। इसमें से मैं 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल थर्ड को मैंने उठा लिया तो आगे इसका क्या पड़ा होगा? उस एड्रेस में से जाके इसको क्या करूंगा? उठा लूंगा। अब ये रो आईडी बेसिकली उस एक्चुअल बड़े टेबल के अंदर पड़ा होगा हमारे पास, और मैं क्या करूंगा? वहां से जाकर उस पूरे रिपोर्ट को फेच करूंगा। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या बताया था मैंने? लुकअप। इस प्रोसेस का नाम क्या बताया था? तो इंडेक्सेस हमारी एफिशिएंसी को बहुत फास्ट कर देते हैं। कितना फास्ट कर लेते हैं ये सुनिए।
सर क्या लिख रहे हैं, नजर ही कुछ नहीं आ रहा इधर। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास इंडेक्स का जो होगा वो भी एक टेबल होगा। उसका टेबल होना क्यों जरूरी है, पहले तो ये बताएं। क्योंकि हम रिलेशनल डेटाबेस पढ़ रहे हैं। रिलेशनल डेटाबेस में हर चीज किस फॉर्म के अंदर होगी, इन अ फॉर्म ऑफ रिलेशन। रिलेशन के अलावा कोई और चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इंडेक्स का जो टेबल होगा उसमें एक तो वो एट्रीब्यूट होगा जिसके ऊपर इंडेक्स लग रहा है, और उसके सामने क्या पड़ा होगा दूसरे कॉलम के अंदर, रो आईडी, उसका एड्रेस। वो एड्रेस हम उठाएंगे और एक्चुअल टेबल से जाके पूरे का पूरा रिकॉर्ड उठा लेंगे। तो हमने कहा था इस प्रोसेस का नाम क्या है कि ढूंढना कहाँ पे, इंडेक्स में, और उठाना कहाँ से, एक्चुअल रिकॉर्ड जाके टेबल में से। इसको हम बोलते क्या है, लुकअप। तो ये जो लुकअप का प्रोसेस है इससे आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या ये बात हमें समझ आती है? तो ये लुकअप के प्रोसेस से हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। कितनी इंक्रीज होती है ये बात हमने करनी। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे पास है। हम एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम में जब कर रहा था तो हमारे पास सर्वर मशीन्स थी, अच्छी थी, क्वाड प्रोसेसर मशीन्स थी, और हमारे पास जो टेबल्स थे ना वो उसमें कुछ टेबल्स ऐसे थे जिनमें मिलियन रिकॉर्ड्स भी था। अगर हम उसमें कोई अपडेट की क्यूरी चलाते थे, पूरे डेटा को हमने अपडेट करना है, अपडेट की क्यूरी काफ़ी स्लो होती है, और हमारे पास ऑन एवरेज जो क्यूरी लिखी जाती है मार्केट में उसको 50-60 लाइनों की होनी कोई बड़ी बात नहीं है, और उसमें 15-20 टेबल्स के ज्वाइन लगने भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी रूटीन की क्यूरीज होती है। तो कोई 25 के करीब टेबल्स थे जिनमें कुछ टेबल्स के अंदर मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड पड़े हुए थे। उनका हम ज्वाइन लगाते थे और उसके बाद अपडेट करते थे उस एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को। तो वो रिजल्ट हमारे पास वापस आता था 23 से 24 घंटे में। कितनी देर में वापस आता था? 23 से 24 घंटे में, क्योंकि डाटा ट्रांसफर एक्टिविटीज थी, उसमें बड़ी क्यूरीज ऐसी चलती। अगर हम उसके तमाम ज्वाइनिंग एट्रीब्यूट्स पे जो दो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट c, इन ज्वाइंस के ऊपर, ज्वाइनिंग एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्या लगा देते थे, इंडेक्स लगा देते थे, तो हमारे पास ये रिटर्न होने का टाइम आ जाता था 35 से 40 मिनट। 24 घंटे से ही कितने पे आ जाता था, 35 से 48 टाइम्स ये एफिशिएंट कर देते थे सिस्टम। क्या कर देते थे? 48 टाइम्स ये सिस्टम को क्या कर देते हैं, एफिशिएंट कर देते हैं। अब 48 टाइम्स कोई फिक्स नंबर नहीं हो सकता। कुछ केसेस में ये इससे ज्यादा भी करते होंगे, कुछ केसेस में ये इससे कम भी करते रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली ये सिस्टम को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एफिशिएंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ठीक तरह से लगाए जाए, अगर क्या किए जाए, क्यों? क्योंकि इनका और कोई फायदा नहीं है कि इन्होंने डेटाबेस को एफिशिएंसी प्रोवाइड करनी। अगर आप इनको डेटाबेस पे एफिशिएंसी प्रोवाइड करने के लिए सही तरह से नहीं लगाते तो ये एक ओवरहेड है, क्योंकि इनका कोई और फायदा, रिडंडेंट डेटा है, इनका कोई और फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताएं कि इनमें से किन एट्रीब्यूट्स के ऊपर इंडेक्स लगा हुआ होना चाहिए। मैं कहता हूं सिलेक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज where salary greater than 20,000 and department is equal to 20. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, select e-name salary from employees where salary is greater than 20,000 and department number is equal to 20. किन एट्रीब्यूट्स के ऊपर हमारे पास इंडेक्स लगा होना जरूरी है या बेहतर है? डिपार्टमेंट नंबर पे, किसी और पे लगाने की जरूरत है? जो ऑनलाइन लोग बैठे हैं इनमें से भी बताना चाहे तो। चलें, क्यों डिपार्टमेंट नंबर? वाई डिपार्टमेंट नंबर? डिपार्टमेंट नंबर से क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हम इनको कौन सा प्राइमरी की बना रहे हैं? हमने तो इन पे इंडेक्स लगाना है, हमने तो सर्चिंग करनी है।
फरहान 500 नाम है, वो इकट्ठे पड़े हुए होंगे, क्या फर्क पड़ेगा? ऑनलाइन जो बैठे इनमें से कोई जवाब दे जनाब। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। तो चलें कोई गैस ही करते हैं। ये बड़ी आसान सी बात है, सबको पता है आप लोगों को। जी जी, जो वेयर की क्लॉज के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं उनके ऊपर हमने हमेशा इंडेक्स लगाने हैं। जो वेयर की क्लॉज में इस्तेमाल नहीं होते उनके ऊपर हमने क्या नहीं करने, इंडेक्स नहीं लगाने। एक सेकंड, ये वाली लाइन जो है ना ये साइड पे आ जाए, आप लोग मुझे नजर नहीं आती। आपने क्या करना है, जो वेयर की क्लॉज में है जिसके ऊपर सर्चिंग एग्जीक्यूट हो रही है उसके ऊपर क्या लगाना है, इंडेक्स लगाना है। अब इसमें सिलेक्ट ई नेम सैलरी, ये सिलेक्ट हो रहे हैं, यहां तक इन पे किसी इंडेक्स की जरूरत नहीं। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20, वेयर में जो जो इस्तेमाल हो रहे हैं उस पर लगाना जरूरी है। एंड सैलरी ग्रेटर देन 12,000। अब सैलरी ऊपर इस्तेमाल हो रही थी सिलेक्ट में, लेकिन वहां उस पर इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर ये वेयर की क्लॉज में भी इस्तेमाल हो रही है तो फिर इसके ऊपर इंडेक्स लगाना क्या है, जरूरी है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी जो है हमारे पास, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, इंडेक्स। नेम के ऊपर इस केस में इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो इंडेक्स लगाने का आसान क्राइटेरिया क्या हो गया, उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर लगाना है जो वेयर की क्लॉज में इस्तेमाल हो रहे हैं। जो वेयर में इस्तेमाल नहीं हो रहे उनके ऊपर इंडेक्स नहीं है। और बाय डिफॉल्ट हम देखें तो सबसे ज्यादा जो वेयर में इस्तेमाल होते हैं वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की। कौन से हैं वो, प्राइमरी की और फॉरेन की एट्रीब्यूट्स हैं। ये सबसे ज्यादा किस में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें किसी को कोई शक? ठीक है, तो इन प्राइमरी कीज के ऊपर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स लगा होता है। और एकल के अंदर जब आप प्राइमरी की बनाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट इसका क्या क्रिएट कर देता है, इंडेक्स भी क्रिएट कर देता है। इससे उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये बात समझ आती है? इसमें किसी को कोई इशू? जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको मेरी बात समझ आ रही है? सर जो नहीं होंगे प्राइमरी कीज और फॉरेन कीज, उनके केस में इंडेक्सिंग पे क्या करेंगे हम? बाय डिफॉल्ट उन पे नहीं लगती, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक एट्रीब्यूट फ्रीक्वेंटली आप वेयर की क्लॉज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर इंडेक्स लगा लें। इंडेक्स कैसे लगता है वो अभी हम उसके क्रिएट करने की कमांड देख लेते हैं। ओके सर, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स जैसे एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं कि ठीक तरीके से लगाया जाए, ये सिस्टम को इनएफिशिएंट भी कर देता है अगर ठीक ना लगाया जाए। फॉर एग्जांपल, एक ऐसे एट्रीब्यूट के ऊपर आप लगा लेते हैं, बेटा आप आखिर में क्या देख रहे हैं, नीचे मोबाइल खोला हुआ है, या तुम फिर क्लास में क्यों आए? अगर तुम इतना तरद्दुद करके आए तो मेरी बात सुनो। ठीक है, अभी तुम्हें बासी आ रहे थे, अब तुम इतने फ्रेश बैठ गए हो कि तुम्हें मैसेज आ गया। पूछ रहा हूँ मैं आपको, क्या किसी ने नहीं बताया था कि क्लास में मोबाइल इस्तेमाल करना अलाउड नहीं? क्या खड़े हो जाए, आप मुझे उतने शर्मिंदा ही नजर नहीं आ रहे जितना मैं आपको शर्मिंदा करना चाह रहा हूँ। आपको इतना कोई खास बाहर नहीं लगा। आइंदा अगर आपने मेरे यहाँ किसी ने भी मोबाइल निकाला क्लास के अंदर तो वो क्लास में नहीं बैठ सके। आपने बड़ा इजी ले लिया, आप लोगों ने मेरे मतलब कोई बात सुनी नहीं मुझे लगता। ठीक है, बैठ जाओ। तुम्हें कुछ आए ना आए, इंसान बन के क्लास में बैठ जाए। क्योंकि अगर तुम फेल हो जाओगे मुझे बहुत दुख नहीं होगा, अगर तुम पास हो जाओगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं होगी। लेकिन अगर क्लास में तुम बदतमीजी करोगे तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, सो बात अब हम लोगों ने जो करनी है, क्या बात कर रहे हैं, याद कर रहा सर इंडेक्स जो है वो सिस्टम को इनएफिशिएंट बना देता है। हाँ, उसके बाद आप कह रहे थे इंडेक्स जो है वो सिस्टम को इनएफिशिएंट कैसे बनाता है।
मैं ऐसा करता हूं कि रिकवरी का प्रोसीजर हमारे जहन में है ना, रोल Yes, sir. फॉरवर्ड और रोल बैक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक टेबल के अंदर जाता हूं और उसमें नेम को अपडेट कर देता हूं। नेम के ऊपर इंडेक्स लगा हुआ है, नेम के ऊपर क्या लगा हुआ है, इंडेक्स। अब क्या होगा, पहले टेबल के रिकॉर्ड की एक कॉपी अंडू सेगमेंट में जाएगी, फिर क्योंकि वो वाला नेम जो है वो कहां पर भी पड़ा हुआ है, इंडेक्स में भी उसकी एंट्री है, तो वहां पे इंडेक्स के रिकॉर्ड का भी, इंडेक्स का जो रिकॉर्ड है उस नेम का, वो भी अंडू सेगमेंट में जाएगा। फिर क्या होगा, नेम को अपडेट करेंगे कहां पे हम, टेबल के अंदर, और पुराने इमेज को डिस्कार्ड कर देंगे। अगर वो अपडेट हो गया तो फिर जो हमारे पास इंडेक्स का इमेज पड़ा हुआ है अंडू में, उसको भी जाके क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे और उसको भी वहां पे अपडेट कर देंगे। अब जब वो टेबल में अपडेट हुआ है तो वहां पे सॉर्ट कुछ नहीं करना, लेकिन जब इंडेक्स में उसको अपडेट किया तो अब उसकी सॉर्टिंग की पोजीशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमने डबल काम करवा लिया। अगर अपडेशन हो रही है तो एक कॉपी, नई कॉपी कहां पे जानी है, रीडू फाइल में, ओल्ड कॉपी कहां पे जानी है, अंडू में। ये दो कॉपीज डाटे के टेबल के रिकॉर्ड के लिए भी जाएंगी और उस टेबल के उस रिकॉर्ड की जो इंडेक्स की एंट्री है उसके लिए भी जाएंगी। तो एक्टिविटी क्या हो गई, डबल से भी ज्यादा होगी। एक्टिविटी क्या होगी, डबल। तो सिर्फ ये होगी ना कि अपडेट के लिए दो दो कॉपीज दोनों की रखवा दी, ज्यादा डबल से क्या हुआ, सॉर्टिंग भी करनी पड़ेगी। क्या भी करनी पड़ेगी, सॉर्टिंग। अब अगर मैं एक ऐसे एट्रीब्यूट के ऊपर इंडेक्स लगा देता हूं जो फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है, तो वो वाला इंडेक्स मुझे फायदा देने के बजाय नुकसान देना शुरू कर देगा। उससे मैं कोई एफिशिएंसी अचीव नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो मेरे सिस्टम को क्या कर रहा होगा, इनएफिशिएंट कर रहा होगा। क्या ये बात समझ आती है? इसमें किसी को कोई इशू, जो ऑनलाइन बैठे हैं उनमें से किसी को ये बात समझ ना आई हो? आ गया समझ सर। चल, इसका मतलब है हमने कहा इंडेक्स क्या है, ये डेटाबेस को एफिशिएंट करने के लिए हमारे पास क्या है, मौजूद है। मोस्टली कौन से ऑपरेशन को, रिट्रीवल को एफिशिएंट करते हैं। किसको करते हैं, रिट्रीवल। किन को इनएफिशिएंट भी कर सकते हैं, अपडेशन, डीएमएल ऑपरेशंस को क्या भी कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से लगाना है, इसलिए क्या करते हैं, ध्यान से। और उसके बाद हम उसको आगे लेके चलेंगे, फिर आगे भी अब इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। बेसिक चीजें ये थी जो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इसको हम देखते हैं कि वो स्लाइड्स के अंदर हमें क्या बता रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्सेस, लॉजिकल, सिंगल कॉलम और कंकैटिनेटेड, यूनिक और नॉन यूनिक, फंक्शन बेस्ड, डोमेन बेस्ड। वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे भी। पार्टीशन, फिजिकल में पार्टीशन और नॉन पार्टीशन है। बी ट्री, नॉर्मल और रिवर्स की बिट मैप आ गया हमारे पास, आगे आ जाए। ये उसने बी ट्री इंडेक्स बनाया है। बी ट्री आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर एक स्ट्रक्चर है। कितने लोगों ने बी ट्रीज पढ़े हुए हैं? सर बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं। बाइनरी ट्रीज स्टार्ट है बी ट्रीज का, तो बाइनरी ट्री पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? उसके आगे ये बी ट्री, जी जी, उसके आगे ये बी ट्रीज भी आते हैं। जनरली यहां तक हम डेटा स्ट्रक्चर में जाते नहीं। बी ट्रीज जो है ये डिजाइन ही डेटाबेस के लिए किए गए कि डेटाबेस में आपके पास रिकवरी को एफिशिएंट करने के लिए, कि जो भी डेटा आप पढ़ा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको एफिशिएंटली एक्सेस करने के लिए उन्होंने कहा कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाया जाए। उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बी ट्री। तो ये टारगेट ओरिएंटेड है हमारे पास। ये क्या है, हम टारगेट कर रहे थे कि हमने क्या बनाने हैं, डेटाबेस को में लगाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसलिए हमने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया, जिनको हम क्या बोलते हैं, बी ट्री स्ट्रक्चर। अब बी ट्री स्ट्रक्चर जो हमारे पास है ये अपवर्ड ग्रो करता है। ये नीचे से क्या करता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है। इसका मतलब है इसका जो लीफ लेवल है वो हमेशा एक जैसा रहेगा। इसका जो लीफ लेवल है वो हमारे पास एक जैसा रहेगा। मुझे ये बताएं, ये बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को जो ऑनलाइन बैठे हुए? बोर्ड नजर आ रहा है, लेकिन जो उस पे लिख रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा चले एक और काम करते हैं, जरा शेयरिंग को बंद करते हैं, स्टॉप शेयरिंग। अच्छा जी, अब कुछ ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है कि नहीं?
सर आप लिखे में भी शायद हमें, अगर आप लेक्चर सुनते रहे शायद हमें समझ आ जाए। ये अगर मुमकिन है तो। सर ये ऊपर वाली लाइट बंद करवा दें, शायद फिर नजर आए। ये लाइट मैंने, अच्छा मुझे ये बताएं, ये क्या लिखा है मैंने? जी क्या लिखा है? पता नहीं सर, नजर नहीं सर आ आप रहा। सर नहीं नजर यस आ किया फरहान लिखा है, लेकिन ये कि वो पढ़ा नहीं सर, सही ये जा पता रहा। चला लेकिन आप नजर आ रहा है, पढ़ा नजर नहीं आ आ रहा। रहा। ठीक हो गया। एक सेकेंड, इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट टाइम हम पेज लेके आएंगे। अब इसका फॉर द टाइमिंग क्या पे करें? अच्छा चले, सर ऊपर वाली लाइट ऑफ कर दें। ऊपर वाली लाइट ऑफ करेंगे। नहीं सर ऑन रहने दे। नहीं, ये अब आप लोगों की सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। अच्छा सर चले, ऑन ही रहने दे, ऑन ही जो रहने दे। क्लास में मौजूद है ऑन कर दें, जो क्लास में मौजूद है वो इसको देख लें, और जो ऑनलाइन है वो मुझे गौर से सुन ले। मेरा ख्याल है दोनों तरीके से बात आप लोगों को क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अच्छा देखिए, मैंने ये कहा है कि हमारे पास एक ट्री है जिसकी एंड नोड्स में 4 हमारे पास क्या है, लीफ है। लॉस्ट लेवल पर क्या बोल रहे हैं, लीफ। इसके ऊपर क्या है, 2 रूट्स है, हमारी ब्रांचेस है, और ब्रांचेस के ऊपर एक हमारे पास क्या है, रूट है। ठीक हो गया। ठीक, इनमें डेटा सॉर्टेड हालत में पड़ा हुआ है। 1 2 3 9 10 12 20। मैंने कहा है कि हमारे पास लीफ पे 4 नोड्स हैं जिनमें डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है 1 2 3 9 10 20। अब हमारे पास नई वैल्यू इंसर्ट होने के लिए आ जाती है, और वैल्यू आ जाती है हमारे पास, वी अज्यूम 4 and 5। हमें पता लगता है ये जो सेकंड नोड हमारे पास है इसके अंदर 4 and 5 ने आना। हम इसमें जाके 4 को एंटर करते हैं, जब 5 को एंटर करने लगते हैं तो हमें पता लगता है यहाँ पे उसके लिए जगह मौजूद। हम इसको सेपरेट कर देंगे 2 ब्लॉक्स के अंदर। इसको कितने ब्लॉक्स के अंदर सेपरेट कर देंगे? जब इसको 2 ब्लॉक्स के अंदर सेपरेट करेंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन ऊपर कहां पे अपडेट होगी, नए नोड की आपकी ब्रांच के अंदर। हम अज्यूम करते हैं कि ब्रांच में भी जगह नहीं थी, ब्रांच भी सेपरेट हो जाएगी। कितनी ब्रांचेस के अंदर? 2 ब्रांचेस के अंदर। अब इस ब्रांच की अपडेशन भी किसको देनी है? रूट को। पता लगता है रूट में भी जगह नहीं थी, तो क्या करेंगे, रूट को भी खत्म कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास 2 क्या आ जाएंगी, नई ब्रांचेस आ जाएंगी। ठीक है, उनके ऊपर एक नया क्या चला जाएगा। तो ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है हमारे पास कि ये काम होता किस तरह। इसका फायदा ये है कि आपके पास किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो हमेशा क्या रहेंगे, और ये वाला लेवल हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, और ये हमेशा कैसे ग्रो करेगा, अपवर्ड ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा? अब अगर ये वाला ट्री मैं कहता हूं मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स का बना पड़ा है, और ये इंडेक्स मैंने 1 साल पहले बनाया था और इसमें मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जा रहा है, तो इसमें हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे जो नोड्स हो वो खाली हो, उनमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट थी, किसी जमाने में कोई वैल्यू एंटर की थी, उसके बाद वो डिलीट होगी, उसके बाद वो क्या पड़ा है, खाली। तो हमें पता लगा कि ये वाला नोड जो है ये 10 बिलियन रिकॉर्ड्स के लिए बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसमें सिर्फ 0.2 बिलियन रिकॉर्ड्स हैं। इसमें रिकॉर्ड है कितने? तो फिर रिकमेंडेड ये है कि इसको ड्रॉप कर दो और नया बना दो। फिर इतना बड़ा ट्री क्यों मेंटेन कर रहे हैं, फिर कितना करो, 0.2%।
तो अगर हमारे पास जो ट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा डिलीटेड वैल्यूज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल 10% से ज्यादा आ रही हैं, तो इस वाले को ड्रॉप कर दो, नया बना दो। इस वाले को क्या कर दो। फिर कुछ हमारे पास होती हैं जो मंथली रिपोर्ट्स होती हैं कि महीने के आखिर में निकलनी। अब वो सारा महीना उन रिपोर्ट्स की हमें कोई जरूरत नहीं होती। उन रिपोर्ट्स को एफिशिएंटली चलाने के लिए हम 10 इंडेक्सेस बना लेते हैं। हमें पता लगता है यार ये सारा महीना तो इंडेक्स इस्तेमाल ही नहीं होते, ये तो सिर्फ 29 और 30 तारीख को इस्तेमाल होते हैं। तो हम कहते हैं यार ठीक है, 29 को बना लिया करो और 30 को जब काम खत्म हो जाए तो इनको क्या कर दिया करो, ड्रॉप कर दिया करो। 30 को जब इनका काम खत्म हो जाए तो फिर क्या कर दिया करो, ड्रॉप कर दिया करो। फिर इनको क्या कर दिया करें, ड्रॉप कर दिया। जब आप इनको ड्रॉप कर दिया करेंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। जो ऑनलाइन लोग बैठे हैं उनको मेरी कोई ये बात समझ आई है? तो डायग्राम ड्रॉ की थी तो उसके बाद नहीं फिर समझ आई, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने में फोकस थे। ठीक हो गया। अगर दोबारा मैं क्या करूं, आप लोगों को ये स्लाइड शेयर करवाऊं। स्लाइड नंबर बता दे कौन सा, इधर हमने भी स्लाइड खोली होंगी। स्लाइड शेयर होगी ये, स्लाइड शेयर हुए है आपको? नो सर। नो सर। अब हो गई। होगी ये जी। यस सर। अच्छा जी, ये जो हमारे पास है इसमें एक रूट मेंशन है, एक ब्रांच मेंशन है, एक लीफ मेंशन है। ये नजर आ रहा है आप लोगों को जो ऑनलाइन बैठे हैं? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। मैंने ये क्या कि इसमें जो ये लीफ का लेवल है ना, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कभी भी नहीं होगा कि एक लीफ दूसरे से आगे निकला हुआ है और एंड सो ऑन। ये लेवल हमेशा सेम रहेगा। अगर इनकी वैल्यूज कभी भी इंक्रीज हमने करनी है, इनकी वैल्यूज को हमने बढ़ाना है, नई वैल्यूज इसमें आती हैं और नए लीफ ऐड होते हैं, तो जैसे ही लीफ ऐड होगा उसकी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अगर 15 लीफ है नीचे और 16th लीफ आता है तो इस लीफ की इंफॉर्मेशन ऊपर वाली ब्रांच में अपडेट की जाएगी। ऊपर वाली ब्रांचेस में अगर जगह खत्म हो जाएगी तो वो ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन रूट में अपडेट की जाएगी। अगर रूट में भी जगह खत्म हो जाएगी तो रूट को स्प्लिट करके 2 ब्रांचेस बना दी जाएंगी और उसके ऊपर एक नया रूट आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ये वाले जो ट्रीज हैं ये अपवर्ड ग्रो करते हैं। ये कैसे ग्रो करते हैं, अपवर्ड ग्रो करते हैं। और किसी भी लीफ को एक्सेस करने का हमारे पास जो टाइम होता है वो एफिशिएंट होता है और सेम होता है। सेम होना जरूरी नहीं, लेकिन वो क्या रहता है हमारे पास, एफिशिएंट रहता है। अब ये जो बी ट्री इंडेक्सेस हमारे पास आ गए हैं, यहाँ पे ये लॉजिकल इनकी वर्किंग की हमने बात की है, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस और आईटी को डील कर रहे हैं। अदरवाइज इस कोर्स के अंदर सिर्फ इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रक्चर, इसका एंट्री कैसे होती है। तो बी ट्री इंडेक्स की एंट्री हमारे पास क्या है, इसमें इंडेक्स एंट्री हेडर है, की कॉलम लेंथ है और की कॉलम वैल्यू है। क्योंकि किसी भी कॉलम ने जब स्टोर होना है तो कॉलम लेंथ और कॉलम वैल्यू के कॉम्बिनेशन के अंदर स्टोर होना है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो कॉलम लेंथ और कॉलम वैल्यू के कॉम्बिनेशन में हम इनको क्या करवा देंगे, स्टोर करवा देंगे। और इंडेक्स एंट्री हेडर हमारे पास होगा जो उसमें एंट्री की या इंडेक्स की कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन हो। वो कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरह काम करती है, उसको भी हम आगे जाके देखेंगे। ये आगे क्यों नहीं हो रहा?
अच्छा अच्छा, जो ऑनलाइन बैठे हैं क्या उनको अब स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जैसे बी ट्री पे मौजूद है, अब बिटमैप इंडेक्सेस नजर आ रहा है। बिटमैप इंडेक्स। अब ये जो बिटमैप इंडेक्सेस हमारे पास है, ये दूसरी टाइप है हमारे पास। इसको हमने बड़ी स्पेसिफिक कंडीशंस में इस्तेमाल करना है। कहाँ पे? जहां पे हमारे पास कार्डिनैलिटी of a relation is less, or we use bitmap indexes for the low cardinality tables. Cardinality क्या होती है? Number of, बिल्कुल ठीक है, number of rows in a relation, number of records in a table और number of occurrences in a relation is known as cardinality of a relation. ठीक हो गया? तो ये जो कार्डिनैलिटी लो होने का मतलब है, इसका मतलब है पॉसिबल वैल्यूज कम हो, रेंज ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्या हो, कम। फॉर एग्जांपल एनआईसी का टेबल होगा पाकि नादरा वालों के पास, उसमें 22 करोड़ लोगों का क्या पड़ा होगा, रिकॉर्ड पड़ा होगा। वो जो 22 करोड़ लोगों का क्या पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड उसमें पड़ा हुआ है। उसमें जो जेंडर की हमारे पास होगी, उसमें दो ही ऑप्शंस होंगी, मेल और, या पीयूसीआईटी जो है इसमें 50,000 स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा होगा पिछले 10 साल का, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स के ग्रेड की पॉसिबिलिटी क्या है, 5 या 6, ABCDEF, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिसमें मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें पॉसिबल वैल्यूज या अलाउड वैल्यूज कितनी होती है, बहुत थोड़ी सी होती है। डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट इज वेरी स्मॉल। ठीक, तो ऐसे एट्रीब्यूट्स के लिए हम क्या करते हैं, बिटमैप इंडेक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। अब ये बिटमैप इंडेक्स क्या करेगा, अगर मैं बात कर रहा हूं ग्रेड्स की, तो इसका मतलब है मैं कहता हूं मेरे पास 6 ग्रेड्स हैं, ABCDEF, तो वो एक चार्ट बना लेगा 6 बिट्स का, और अगर उसमें मिलियन रिकॉर्ड है तो 6 इंटू 1 मिलियन बिट्स, 6 इंटू 1 मिलियन बिट्स का क्या बन जाएगा, हमारे पास एक चार्ट बन जाएगा। उसमें जिस रिकॉर्ड में जौन सी वैल्यू होगी वो वाली बिट ऑन हो जाएगी। अगर पहले रिकॉर्ड में वाले का B आया हुआ है तो उसकी B वाली बिट ऑन हो जाएगी, बाकी ऑफ रहेंगी। सेकंड रिकॉर्ड का F है तो उसकी F वाली बिट ऑन हो जाएगी, बाकी ऑफ रहेंगी। 3 नंबर वाले की अगर A ग्रेड है तो उसकी A वाली बिट ऑन होगी और बाकी क्या होगी, तो उस पूरे टेबल में ऐसे डाटा पड़ा होगा। ये वाला डाटा उन क्यूरीज में बहुत एफिशिएंट होता है जो और इस्तेमाल कर रही हो। कौन सा ऑपरेटर, OR, कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल कर रही हो, OR। और बिटमैप इंडेक्सेस हम 99% इस्तेमाल करते हैं डाटा वेयर हाउसेस के अंदर। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डाटा वेयर हाउसेस के अंदर। बिटमैप ट्रीज जो हैं वो डाटा वेयर हाउसेस में इस्तेमाल होते हैं, डाटा और OLT पे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम, जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को डील कर रहे होते हैं, उनमें हम बी ट्री को इस्तेमाल करते हैं। बी ट्री इंडेक्स भी आपके अपडेट के ऑपरेशन को बहुत मुश्किल, कंपैरेटिवली डबल से भी ज्यादा मुश्किल कर देता है, या टाइम कंज्यूमिंग कर देता है, लेकिन बिटमैप तो ऐसी तैसी कर देता है। क्यों? जब बी ट्री के ऊपर आप इंडेक्स लगाते हैं तो एक रिकॉर्ड लेवल के ऊपर लॉक लगता है। रीड लॉक या राइट लॉक किस पे लगता है, एक रिकॉर्ड पे, एक रो पे, और उस रो के हेडर में उसकी क्या चली जाती है, इंफॉर्मेशन। बेशक वो रिकॉर्ड का हेडर हो या वो इंडेक्स एंट्री का हेडर हो, उसकी एक है। इसका मतलब है अगर 1 लाख हमारे पास इंडेक्स की एंट्रीज मौजूद हैं बी ट्री के अंदर, तो उसमें एक वक्त में 1 लाख पैरेलल ट्रांजैक्शंस चल सकती है। हर रिकॉर्ड के ऊपर एक अलग ट्रांजैक्शन चल सकती है। लेकिन बिटमैप इंडेक्सेस में 1 लाख के अगेंस्ट एक ही चार्ट बना हुआ है। अगर आपने इस एट्रीब्यूट को अपडेट करना है जिसके ऊपर इंडेक्स लगा हुआ है, तो आपको 1 लाख रिकॉर्ड में एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन की इजाजत है, क्योंकि पूरा बिटमैप वो क्या करेगा, लॉक करेगा और किसी एक वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे पैरेलल एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो ये सिस्टम को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है। इसको कभी भी हम रीड एंड राइट डाटाबेसिस पे लगाते नहीं, इसको लगाते ही सिर्फ कहाँ पे, रीड ओनली डाटाबेसिस। कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे ये एफिशिएंसी को क्या करता है, बेहतर करता है।
ओके, जो ऑनलाइन बैठे हैं उनमें से कोई पढ़ दे इसको। जी सर। Comparing B tree and bitmap indexes. B tree suitable for high cardinality columns. Bitmap suitable for low cardinality columns. Updates on keys relatively inexpensive. Updates to key columns very expensive. Inefficient for queries using OR predicates. Efficient for queries using OR predicates. Useful for OLTP. Useful for data warehousing. अच्छा जी, बी ट्री इज सुटेबल फॉर हाई कार्डिनैलिटी कॉलम, हमने बात कर ली है। लो कार्डिनैलिटी के लिए बिटमैप है, हाई कार्डिनैलिटी के लिए बी ट्री है। अपडेट ऑन कीज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, रिलेटिव है एक्सपेंसिव है, लेकिन वो क्या है, रो लेवल भी लॉक लगेगा ना। बी ट्री में भी क्या होगा, एक टेबल पे लॉक लगेगा, दूसरा लॉक किस पे लगेगा, इंडेक्स के ऊपर, दो लॉक्स लगेंगे। लेकिन अगर 10,000 रिकॉर्ड है तो 10,000 लॉक्स लग सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। बिटमैप में क्या 10,000 रिकॉर्ड है या 1,00,000 रिकॉर्ड है, एक वक्त में कितने ऑपरेशन होंगे, एक। अपडेट्स ऑन कीज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, अपडेट्स टू कीज वेरी एक्सपेंसिव। Inefficient for queries using OR predicate, efficient for queries using OR predicate, useful for OLTP systems, useful for data warehouses। जैसे OLTP बोलते हैं हम डे टू डे काम करने वाले सिस्टम्स को, डेटा वेयरहाउस को क्या बोलते हैं, OLAP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, OLAP, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग सिस्टम। OLAP, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग system। Create index HR.employee last name index on HR employees last name, percentage free 30। क्रिएट की कमांड इंतहाई आसान है, जो सी चीज क्रिएट करनी है, क्रिएट के बाद वो वाला नाम आ जाएगा। टेबल करना है तो क्रिएट टेबल है, इंडेक्स बनाना है तो क्रिएट इंडेक्स है, टेबल स्पेस बनानी है तो क्रिएट टेबल स्पेस है। जो बनाना है क्रिएट के बाद वही नाम आ जाएगा। आगे जो नाम उसका रखना है वो बताते हैं। HR स्कीमे का नाम है, डॉट एम्प्लॉयज लास्ट नेम इंडेक्स। इतना लंबा नाम उसने क्या रखा है ताकि वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो जाए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाए कि एम्प्लॉयज के टेबल में लास्ट नेम के ऊपर ये इंडेक्स लगेगा। एम्प्लॉयज के टेबल में लास्ट नेम के ऊपर ये क्या लगेगा, इंडेक्स लगेगा। उसके बाद अब स्टोरेज सेटिंग्स है, ये हम पिछले कोर्स के अंदर ये वाला पार्ट नहीं पढ़ते थे, इसमें हम ये पढ़ेंगे। परसेंटेज फ्री 30 है, स्टोरेज इनिशियल 200 के, नेक्स्ट 200 के, ये एक्सटेंड साइज आ गया। परसेंटेज इंक्रीज 0 है, मैक्स एक्सटेंड 50 है। टेबल स्पेस इंडेक्स में क्रिएट होगा, कहाँ क्रिएट होगा, टेबल स्पेस इंडेक्स में क्रिएट। ये बात हमें समझ आती है जी, ठीक। अब आप मुझे ये बताएं परसेंटेज फ्री क्या होती है, आप बता दें। झाक मार रहे हो पिछले 12 लेक्चर से बेटा, ये तो 6 लेक्चर पहले की बात है। पढ़ने के अलावा क्या नौकरी भी करते हो? ठीक है। फीस तुम्हारी कौन देते हैं, वालिद साहब देते हैं आपके? अरे रुपए तुम बैठने को क्या, कोई जल्दी है, तुम थक गए, फिर फीस कौन देते हैं? ठीक है, हराम कमाते हैं तुम, उनके पैसे हराम क्यों कर रहे हो? क्या CGPA? फिर तो तुमने इतने हराम नहीं किए, बस इस कोर्स में हराम खोरी कर रहे हो। क्यों पढ़ते क्यों नहीं? क्या समझ नहीं लगा था यार, ये ऑनलाइन बैठे यार। मेरी बात सुनो, तुम लोग आ जाओ ना यहाँ पे, लाइव में ज्यादा बुरा लगता हूँ मुझे पता है, ठीक है। ऊपर से मैं डांटता भी बहुत हूँ, ऑनलाइन पे तुम्हें बड़े प्यार प्यार से कहते कुछ नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि तुमने पढ़ा क्यों नहीं है। 3.54 तुम्हारा CGPA, इस कोर्स को तुम सीरियस ही नहीं ले रहे। मैंने इस बात को बड़ा सीरियस लेना है, समझ आ रही? बैठ जाओ जी। CR बताओ, CR कौन है बताओ?
एग्जैक्टली ये परसेंटेज फ्री एक ही एट्रीब्यूट सेटिंग हमने देखी है, जो कहाँ पे थी सेटिंग, डेटाबेस ब्लॉक के अंदर। तो 30% डाटा हमारे पास क्या होगा, फ्री होगा। 30% डाटा क्या होगा हमारे पास, फ्री होगा, उसमें किसी किस्म का कोई इशू हमारे पास नहीं होगा, वो वहां पे अवेलेबल होगा। ये बात समझ आती है। ये वाली जो सेटिंग है हमने इंडेक्स की, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी। पहली बात है अल्हम्दुलिल्लाह सवाल समझ नहीं आना, पूछा भी मैंने कंफ्यूजिंग से, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, लेकिन जवाब इसका दे दे वरना सारों को खड़ा कर दो। इसकी प्रायोरिटी क्या है, ये जो सेटिंग हमने इंडेक्स लेवल के ऊपर की है, इसकी प्रायोरिटी क्या है। इंडेक्स है क्या, इंडेक्स होता क्या है डेटाबेस में। मैं कहूं डेटाबेस में इंडेक्स है, तो इंडेक्स है क्या। वेरी बैड। जो ऑनलाइन बैठे हैं, इंडेक्स है क्या, कोई मुझे बताएगा। टेबल क्या है, टेबल क्या है, इंडेक्स क्या है, ट्रिगर क्या है, ये है क्या डेटाबेस में। जो ऑनलाइन बैठे हैं वो बताएं। तो टेबल जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है, और इंडेक्स जो होगा वो रिलेशनल डेटाबेस में सब कुछ ही कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम होता है, कुछ और अलाउड ही नहीं। ये सब डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। ये क्या है, रिलेशन भी ऑब्जेक्ट है, इंडेक्स भी ऑब्जेक्ट है, ट्रिगर भी ऑब्जेक्ट है, सीक्वेंस भी ऑब्जेक्ट है। देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स। ये सब क्या हैं, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट लेवल की सेटिंग है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी। अब तो सबको पता लग जाना चाहिए। ये तो सिर्फ याद रखने वाला कोर्स है, इसमें तो कोई लॉजिकल बात नहीं है, वो भी समझ नहीं आती। ऑब्जेक्ट जो है वो कहां क्रिएट होता है, सेगमेंट के अंदर। तो हमारे पास सेगमेंट लेवल सेटिंग होती है, टेबल स्पेस लेवल सेटिंग होती है, और डेटाबेस लेवल सेटिंग होती है। डिफॉल्ट सेटिंग कौन सी होती है, डेटाबेस लेवल की। वो तमाम टेबल स्पेसिस में इंप्लीमेंट होती है। अगर किसी टेबल स्पेस के पे मैं टेबल स्पेस लेवल की सेटिंग कर दूंगा, तो वो ओवरराइड कर रहेगी डिफॉल्ट सेटिंग को, और उस टेबल स्पेस के लिए क्या हो जाएगी, वो वाली सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसका स्कोप बड़ा है पूरी डेटाबेस के लिए। टेबल स्पेस लेवल की सेटिंग का स्कोप क्या है, कम है, लेकिन प्रायोरिटी ज्यादा है। इस टेबल स्पेस के अंदर 500 सेगमेंट हो सकते हैं, उसमें से हर सेगमेंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर एक सेटिंग लगा देता हूं, तो उसका स्कोप सबसे कम है कि एक डेटाबेस की 100 टेबल स्पेसिस में से एक टेबल स्पेस है, उसके अंदर 100 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो सेटिंग अप्लाई हो रही है। उसका स्कोप कम है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो ये सेगमेंट लेवल प्रायोरिटी सेटिंग कर रहे हैं। किस लेवल की, सेगमेंट लेवल की सेटिंग है। इसके ऊपर कौन सी होगी, टेबल स्पेस लेवल की। उसके ऊपर कौन सी होगी, डिफॉल्ट। अगर मैं कोई सेटिंग नहीं करता, तो डीबी लेवल की जो सेटिंग होगी वो किस पे अप्लाई हो जाएगी, सब पे। अगर मैं कस्टमाइज करना चाहता हूं, तो मैं हर टेबल स्पेस की अलग सेटिंग कर सकता हूं। फिर हर टेबल स्पेस में हर सेगमेंट की अलग क्या कर सकता हूं, सेटिंग कर सकता हूं। सो जो लेवल कम होता जाएगा, स्कोप कम होता जाएगा, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती रहेगी। तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अगर ये सेट कर दी है, तो ये डिफॉल्ट को भी ओवरराइड कर देगी, ये टेबल स्पेस लेवल को भी ओवरराइड कर देगी। लेकिन होगी ये सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट या सेगमेंट के लिए। इस ऑब्जेक्ट या सेगमेंट से बाहर इस सेटिंग का कोई असर नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। 8 चैप्टर के अंदर ये भी मौजूद था। जी बोले। सर स्कोप कम होने से प्रायोरिटी ज्यादा, ये क्यों है इस तरह। यार हम कस्टमाइज कर रहे हैं ना, कस्टमाइज हमेशा एक छोटे पोर्शन को किया जाता है, बड़े पोर्शन को नहीं किया जाता। बड़ा पोर्शन हमेशा डिफॉल्ट पे चलता है, उसमें कस्टमाइज कर रहे हैं तो किसी पोर्शन को कस्टमाइज कर लेते हैं, फिर उससे आगे फर्दर किसी पोर्शन को कस्टमाइज कर लेते हैं। तो जब भी कस्टमाइजेशन होगी तो उसका स्कोप कम होगा, उसका स्कोप सबके। कस्टमाइज का मतलब क्या, मैं अपने लिए कोई चीज कस्टमाइज कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए तो मैं करूंगा, उसकी प्रायोरिटी सबके लिए तो नहीं ना हो सकती। तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, लेकिन स्कोप कम होगा।
नैरो होता जाएगा उसको। ये Okay, बात sir. समझ आती है? ठीक हो गया जी। हम कहते हैं हजारों तरह के मोबाइल्स हैं, लोग आईफोन लेते हैं, स्पेसिफिक क्लास लेती है, उन स्पेसिफिक क्लास में से भी फिर वो आईफोन मैक्स प्रो हैं वो लेते हैं, लेकिन वो भी लाखों में लोग होंगे शायद, ठीक है। फिर वो है आईफोन मैक्स प्रो गोल्ड प्लेटेड लेते हैं, वो भी कुछ हजारों में लोग होंगे। और फिर कुछ होते हैं जो कस्टमाइज करवाते हैं और उसमें अपनी मर्जी के हीरे लगवा लेते हैं, वो शायद 5-6 लोग होते होंगे। कस्टमाइजेशन है, कस्टमाइजेशन हमेशा नैरो होती है, कस्टमाइजेशन हमेशा क्या होती है, लेकिन प्रायोरिटी उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। जनरली क्या होता है, डिफॉल्ट सेटिंग पे चल रहा है, जनरली क्या है, डिफॉल्ट सेटिंग पे चल रहा है। ठीक होगी जी, ये बात समझ आती है हमें? जो ऑनलाइन है उन्हें बात समझ आती है? Yes, sir. क्रिएटिंग इंडेक्स गाइडलाइंस पढ़े जी आप लास्ट में। Minimum exchange size multiple of 5 blocks or the minimum exchange size of the table space. Considered now problem for the large table. Should be generally higher indices than on the corresponding tables. वो कहते हैं बैलेंस क्यूरी एंड डीएमएल नीड्स। हमने उन टेबल्स के ऊपर इंडेक्सेस लगाने हैं जहां पे रिट्रीवल हो रहा है, डाटा को क्या किया जा रहा है, जहां पे डीएमएल ऑपरेशन बहुत ज्यादा है वहां पे इंडेक्सेस ज्यादा फायदा नहीं देंगे, जहां पे रिट्रीवल ज्यादा है वहां पे इंडेक्सेस ज्यादा फायदा देंगे। और किन एट्रीब्यूट्स पे लगाने हैं, वेयर वाले। किन पे लगाने हैं, जो वेयर में इस्तेमाल हो रहे हैं। किन पे नहीं लगाने हैं, किन पे नहीं लगाने हैं, वो जो फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहे हैं उनके ऊपर नहीं लगाने। अच्छा जी, प्लेसिंग सेपरेट टेबल स्पेसेस। देखो इंडेक्सेस बहुत काम की चीज है लेकिन एक्स्ट्रा चीज है। अगर आपने कभी डेटाबेस का बैकअप लेना है तो आपको इंडेक्सेस का बैकअप लेने की जरूरत, ये दोबारा क्रिएट कर लेंगे जब इनकी जरूरत होगी, क्योंकि इनमें कोई स्पेशल डाटा मौजूद नहीं है। इट्स एन एक्स्ट्रा डाटा जो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इनको अलग टेबल स्पेस पर रखो, इनको क्या करो अलग। और जब बैकअप एंड रिकवरी करो तो इस टेबल स्पेस की बैकअप और रिकवरी करने की जरूरत नहीं। द यूनिफॉर्म एक्सटेंड साइज मल्टीपल ऑफ 5 ब्लॉक्स और मल्टीपल एक्सटेंड साइज फॉर टेबल स्पेस। वो कहते हैं एक्सटेंड साइज इसके परसेंटेज इंक्रीज 0 रखो, एक ही साइज के सारे एक्सटेंड्स ताकि जनरेट हो। उससे एडवांटेज क्या होगा वो हम आगे जाके देखेंगे। वो कहते हैं वेरिएबल एक्सटेंड साइज इस्तेमाल ना करें, और ये जनरल रिकमेंडेशन है कि वेरिएबल कभी भी ना इस्तेमाल करो, सेम साइज के इस्तेमाल करो। कंसिडर नो लॉगिंग फॉर लार्ज इंडेक्सेस। नो लॉगिंग की ऑप्शन डेटाबेस के अंदर होती है। जब मैं नो लॉगिंग कर देता हूं तो वो नए डेटे की कॉपी नहीं रखता, रीडू लॉग वाली कॉपी मेंटेन नहीं की जाती। फायदा क्या होता है, पहले अगर 1 GB डाटा इंसर्ट करना था तो 2 GB लिखवाना पड़ता है, 1 GB डाटा फाइल में, 1 GB रीडू लॉग फाइल में। अब 1 GB डाटा इंसर्ट करोगे तो सिर्फ 1 GB डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा,
यकीनन एफिशिएंसी डबल हो जाएगी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, लेकिन रिलायबिलिटी जीरो हो जाएगी। रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम इस डाटा को सिर्फ डिलीट ही कर सकते हैं, इसको रिकवर करना मुमकिन नहीं। तो ये हम जब डाटा ट्रांसफर रूटीन्स लिखते हैं और डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं सेफ एनवायरनमेंट के अंदर कि अगले 3 घंटे में सारा डाटा हमने ट्रांसफर करना है, तो हम नो लॉगिंग की ऑप्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। जनरल रूटीन में कभी भी नो लॉगिंग को इस्तेमाल नहीं। वो कहते हैं यार इंडेक्सेस के लिए आप जब मर्जी नो लॉगिंग इस्तेमाल कर लो, क्यों, इसमें कोई डाटा ज़ाया होने वाला है ही नहीं, अगर खराब हो जाएगा तो दोबारा बना लेंगे। एक्चुअल डाटा तो टेबल में पड़ा हुआ है ना, तो इसके लिए हमें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। इनिट्रांस शुड जनरली बी हायर ऑन इंडेक्सेस देन ऑन द कोरस्पॉन्डिंग टेबल्स। जो भी ऑनलाइन बैठे हैं मुझे बताइए इनिट्रांस क्या होता है। जी चलें, जो क्लास में बैठे हैं वो बता दें। इनिट्रांस स्टैंड्स फॉर इनिशियल ट्रांजैक्शंस। ये भी आपके पास क्या है, ब्लॉक का पैरामीटर है कि जितनी इनिशियल ट्रांजैक्शन है उनकी स्लॉट्स डेटाबेस के हेडर में मौजूद होंगे, 10, 15, 50, 100 जो भी नंबर मैं यहाँ पे दूंगा। वो क्या है, इनिट्रांस की वैल्यू टेबल में अगर आप 100 रखते हैं तो इंडेक्स में 200। क्यों इंडेक्स में इसकी इनिट्रांस की वैल्यू क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इंडेक्स पे ज्यादा ट्रांजैक्शंस चलती हैं। अच्छा ये बात जरा अजीब सी लगी, ट्रांजैक्शन तो सारी टेबल के डाटा पे चल रही है, वो क्यों चल रही है इसके ऊपर। जनाब एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता ये है कि जब भी इनिशियल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 200, या मैं चले इस एग्जांपल को इस तरह देखते हैं, मैं 50 टेबल्स के 400 ज्वाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसका मतलब है प्राइमरी की और फॉरेन की 400 दफा इस्तेमाल हो रही। अब फॉरेन की वैल्यू को जब मैंने पेरेंट टेबल में से वेरीफाई करना होता है तो मैं पेरेंट टेबल में से वेरीफाई नहीं करता, उसके इंडेक्स में से वेरीफाई कर लेता। क्यों, क्योंकि इंडेक्स में सर्चिंग आसान है। टेबल है 10 GB का, इंडेक्स है 300 MB का। इंडेक्स कितने का है, तो वो उससे कोई 20 टाइम्स छोटा है, तो उसमें से जाके डाटे को ढूंढना बहुत ज्यादा क्या है, आसान है। ऊपर से वो सॉर्टेड हालत में भी। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जितने भी चेकिंग होती है फॉरेन की और प्राइमरी की, इससे कौन सा रूल बोलते थे, कान पकड़ लो सारे, इसको इस रूल का नाम क्या है, प्राइमरी की फॉरेन की रूल का नाम क्या है, डेटाबेस का कोर्स नहीं ना पढ़ा हुआ, क्यों नहीं पढ़े, डेफिनेटली पढ़े, सबको पता है जी जो ऑनलाइन बैठे हैं। इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या बोलते हैं इसको, नहीं पढ़ा हुआ है, मैं मान ही नहीं सकता ना पढ़ा। ये कैसे हो सकता है कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ना पढ़े। इंटेग्रिटी क्या होती है, करेक्टनेस ऑफ डाटा। हाँ, करेक्टनेस ऑफ डाटा। तो उन कंडीशंस में से एक कंडीशंस क्या है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। वो क्या है, चाइल्ड में जोन सा भी रिकॉर्ड जाना है उसका पेरेंट में मौजूद होना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में रोल नंबर 0 की मैं अटेंडेंस नहीं लगा सकता, क्योंकि वो स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर 0 नहीं है, तो अटेंडेंस में भी रोल नंबर 0 मौजूद होना मुमकिन। तो चाइल्ड में वही रिकॉर्ड होंगे जो पेरेंट में होंगे। ये पहली कंडीशन है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की। दूसरी, पेरेंट में से कोई ऐसी वैल्यू डिलीट नहीं की जा सकती जो चाइल्ड में पड़ी हो। पेरेंट में से कोई ऐसी वैल्यू, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड में डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अटेंडेंस भी पड़ी। इन दोनों चीजों का फायदा क्या होगा, कभी भी प्राइमरी की और फॉरेन की में मिसमैच वैल्यू नहीं होगी, कभी भी क्या नहीं होगी, देयर इज नो मिसमैच वैल्यूज बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, एंड दिस रूल इज नोन एज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। एंड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी हैज 2 रूल्स। रूल नंबर 1, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या है, चाइल्ड में टेबल में वही डाटा होगा जो सिर्फ जो कहाँ मौजूद है, पेरेंट में मौजूद है, ठीक है। और दूसरा है कैस्केडिंग। क्या है, कैस्केडिंग हिरार्की को बोलते हैं, डेटाबेस में बहुत इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपने पेरेंट में से रिकॉर्ड उड़ाना है तो उसका मतलब है आप सर उतारने लगे, ऐसा अलाउड नहीं है।
आपको पहले चाइल्ड में से वैल्यूज को डिलीट करना है, फिर आप पेरेंट में से डिलीट कर सकते हैं। डायरेक्टली पेरेंट में से कोई वैल्यू डिलीट नहीं हो सकती। दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग। So referential integrity have two rules. First is restriction and the second is cascading. ठीक है, तो referential integrity की सारी चेकिंग जो होती है वो पेरेंट टेबल से नहीं होती, बल्कि पेरेंट टेबल के किससे होती है? पेरेंट टेबल के इंडेक्स पे होती है। कोई खास बात ये बताओ कि वो पढ़ेंगे मेरा ख्याल है कि लैंग्वेज से पूछो कि नहीं तो उनको देखा नहीं पाए। ठीक हो, ये इधर उन्हें बता दो और उनको क्या कि जो भेजा उसे। अच्छा जी, तो कुछ पता लगा यूनिट्रांस का पर्पस क्या है? यूनिट्रांस का पर्पस ये है कि एक टेबल के ऊपर जितना ज्यादा ट्रांजैक्शंस चल रही हैं उनकी स्लॉट्स कहाँ पे मिल जाए? डेटाबेस के हेडर में। अगर वहां पे जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ मूव करना पड़ेगा? फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में जगह नहीं होगी तो एक लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट पैरेलल नहीं कर सकेंगे, फिर वेट करना पड़ेगा। तो यूनिट्रांस की वैल्यू बड़ी रखनी है किस केस के अंदर? खुरम मैं क्लास में हूं, मैं 1 मिनट में आपको फारिग होकर कॉल करता हूं। अच्छा जी, सो यूनिट्रांस हमारे पास क्या है कि एक टेबल के ऊपर या जिस ऑब्जेक्ट का यूनिट्रांस है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटाबेस ब्लॉक लेवल की सेटिंग है ना यूनिट्रांस, ये किनकी ज्यादा रखनी है? जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही है। इन जनरल आपको एक बात बता दी कि टेबल से ज्यादा ट्रांजैक्शन किसके ऊपर चल रही होती है? इंडेक्सेस के ऊपर। तो इंडेक्सेस के लिए हमेशा यूनिट्रांस की वैल्यू क्या रखनी है? बड़ी। क्यों इंडेक्सेस के ऊपर चल रही होती है? क्योंकि जितनी भी प्राइमरी की और फॉरेन की चेकिंग होनी होती है वो पेरेंट टेबल से नहीं होती, बल्कि पेरेंट टेबल के इंडेक्स से होती है, क्योंकि उससे करनी आसान और एफिशिएंट। ठीक हो गया, ये हमारा उसका पर्पस है। चले, क्रिएटिंग बिटमैप इंडेक्सेस। बिटमैप इंडेक्सेस में बिटमैप का कीवर्ड लगेगा, बाकी कोई चेंज नहीं। क्रिएट इंडेक्स की जगह क्या आ गया? क्रिएट बिटमैप इंडेक्स। ऑर्डर्स के टेबल में रीजन आईडी के ऊपर इंडेक्स लगा रहा हूँ, ऑन ऑर्डर्स टेबल, परसेंटेज फ्री ये है, स्टोरेज ये है, और आगे आ गया उसकी। आल्टर की कमांड से स्टोरेज पैरामीटर्स को क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। इंडेक्स ऑर्डर सिंपल स्लाइड्स है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये बिल्ड की कमांड है, कब इस्तेमाल करनी है? डिलीटेड वैल्यू 20% से ज्यादा होगी है इंडेक्स में। इतने बड़े इंडेक्स को क्यों मेंटेन करना है? उसको प्रॉपर करना है, ये लो 20% से ज्यादा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और यकीनन उसका रिस्पांस टाइम पिछले वाले से क्या होगा? सर ये अभी आपने क्या बोला दोबारा? आप उधर जब चले गए कोई आवाज नहीं है यहाँ पे। जी मैं दोबारा बोलता हूँ। मैंने कहा कि आपने इंडेक्स रीबिल्ड कब करना है? मैं कहता हूँ एक बिल्ड इंडेक्स के अंदर 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से 20,000 एंट्रीज डिलीट हो गई। स्ट्रक्चर 1 लाख का ही बना होगा, बीटी स्ट्रक्चर 1 लाख का बना है, लेकिन उसमें एंट्रीज कितनी है? 80,000। तो उसको ड्रॉप करो और 80,000 का एक नया स्ट्रक्चर बना लो। वो स्ट्रक्चर छोटा होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा, स्पेस बेहतर यूटिलाइज हो जाएगी। ये बात समझ आती है? यस सर। इंडेक्सेस कैन बी रीबिल्ड विद मिनिमल टेबल लॉकिंग, अल्टर इंडेक्स ऑर्डर। ये स्लाइड्स आप लोगों ने पढ़ लेनी है, सिंपल है, कोई खास नई बात इनमें नहीं है। वैलिडेट स्ट्रक्चर, ड्रॉपिंग एन इंडेक्स, ड्रॉप एंड रिक्रिएट एन इंडेक्स बिफोर बल्क लॉट्स। वो कहता है 10 मिलियन रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं आपने अपनी टेबल में, किसी और डेटाबेस से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, सारे इंडेक्सेस ड्रॉप कर दो। क्यों? वरना एक टेबल पे 5 इंडेक्सेस लगे हैं तो एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट 6 रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे। एक के अगेंस्ट कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट होंगे? एक टेबल में 5 इंडेक्सेस में, और इनको फिर रीडू लॉग फाइल में भी ऐड करना पड़ेगा। तो एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट टेक्निकली 12 रिकॉर्ड्स एंटर हो रहे होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? जो 5 इंडेक्सेस हैं उनको ड्रॉप कर दो। अब एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट 2 रिकॉर्ड ही एंटर होंगे, 12 रिकॉर्ड एंटर नहीं होंगे। इससे ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बेहतर। जब बल्क लोड कंप्लीट हो जाए दोबारा क्रिएट करें। ड्रॉप इंडेक्सेस दैट आर इनफ्रीक्वेंटली नीडेड एंड बिल्ड देम व्हेन नेसेसरी। ये जैसे मंथली रिपोर्ट वाली बात मैंने की थी कि पूरा महीना वो इंडेक्सेस इस्तेमाल नहीं होते, मंथली रिपोर्ट निकालनी होती है 29 को तब इस्तेमाल होते हैं, तो 29 को बना लो, 30 को ड्रॉप कर दो।
29 को क्या करो, बना लो, और 30 को क्या कर दो, ड्रॉप एंड रिक्रिएट इनवैलिड इंडेक्सेस। इनवैलिड इंडेक्सेस वो होते हैं जिनके ब्लॉक स्ट्रक्चर्स को वो वेरीफाई करें और ब्लॉक्स के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, परसेंटेज फ्री और परसेंटेज यूज उस क्वांटिटी में एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो वो उनको इनवैलिड ब्लॉक्स कर देता है। वो कहता है अगर आपके इंडेक्स के स्ट्रक्चर में 10% इनवैलिड ब्लॉक्स हो जाए तो नया इंडेक्स बना ले। क्या बना ले? To start monitoring the usage of an index, alter index hr.dep monitor usage. No monitor usage. ये डिलिमिटर्स के तौर पे काम करेंगे। पहली कमांड देंगे तो मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी कमांड देंगे तो मॉनिटरिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के दरमियान की मॉनिटरिंग आपको दे देगा और वो बता देगी कि ये वाला इंडेक्स कितना इस्तेमाल हो रहा है। जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनको रिटेन करेंगे, जो इस्तेमाल नहीं हो रहे उनको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। उनको क्या कर देंगे, पढ़े जी आप। DBA indexes provides information on the indices. DBA IND column provides information on the column index. $, of object usage provides information on the usage of the index. यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें हमारे पास डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज कौन से हैं? डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू इनमें से कौन सा है? आवाज कम आ रही है, दोबारा बोल दें आप। ऑब्जेक्ट यूजेज, बिल्कुल ठीक है। नलाइको डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू वर्चुअल टेबल्स को बोलते हैं। वर्चुअल टेबल्स हमेशा $V से स्टार्ट होते हैं, और जो $V से स्टार्ट नहीं होते वो क्या होते हैं? स्टैटिक होंगे वो हमारे पास डेटा डिक्शनरी के व्यूज होते हैं। किसके व्यूज होते हैं? सिस्टम टेबल्स के, डेटा डिक्शनरी के, या मेटा डाटा के, जिस मर्जी के बोल, उनके व्यूज होते हैं। चलें, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास। ये 12 चैप्टर है। हम लोगों ने 18 चैप्टर पढ़ने हैं मिनट से पहले। कितने रह गए? 6 लेक्चर कितने रह गए? एक भी पढ़ने अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस में है क्या इधर, ये तो बताएं कि एक सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। बाकी सारों में आपने क्या पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं कैसे। इसमें आपने क्या करना है, ये जो बना बनाया सॉफ्टवेयर है ये काम कैसे करता है। किया क्या हमने, मुझे ये बताएं कि क्या कौन से प्रोग्राम बनाए जी, क्या किया इसमें। आप 15 मिनट लेक्चर के बाद पढ़ नहीं सकते ये स्लाइड्स, तो फिर आपके साथ यही होगा। आखिरी दिन नहीं है तैयार होना, अभी तैयार करें 5 दिनों में हो जाए। आखिरी दिन नहीं तैयार होना, मुमकिन ही नहीं, सब कुछ मिक्स हो जाए। ठीक हो गया। तो ये बड़ा आसान सब्जेक्ट है, इसको पढ़ें, तरीके से पढ़ें। समझ आ रही है आपको? चलें, थैंक यू सर। जा सकते हैं? बिल्कुल जाएं, बिल्कुल जाएं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर अटेंडेंस